आईएल्स का मैजिक स्कोर तो आपको पता ही होगा, अगर कनाडा की पीआर के लिए आपने अप्लाई किया है तो 8,777, 8 इन लिसनिंग, 7 इन ऑल द अदर 3 सेक्शंस। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि 8,777 बना के आपका सीएल भी कितना बन रहा है, कैनेडियन लेवल बेंचमार्क, और उसके पॉइंट्स आपको कितने मिल रहे हैं? आई नो जो 50 बोनस पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो 8,777 लेकर आ जाते हैं, तभी ये 8,777 मैजिक फिगर बना है। बट ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 8,777 बना के बैठे हैं, लेकिन एज 30 से ऊपर हो गई है, तो अब स्कोर अभी भी नहीं आ रहा, पॉइंट्स अभी भी नहीं बन रहे हैं। तो एक चीज़ आपकी हेल्प अभी भी कर सकती है, वो है अगर आप आईएल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले और कैनेडियन लेवल बेंचमार्क 9 लेने की बजाय कैनेडियन लेवल बेंचमार्क 10 के लिए ट्राई करें। 8,777 कैनेडियन लेवल बेंचमार्क 9 है और ये आईएल्स में आपको 29 मार्क्स देता है इन ईच सेक्शन। अगर आप कैनेडियन लेवल बेंचमार्क 10 के लिए टारगेट कर सकते हैं तो आपको लिसनिंग में लेने पड़ेंगे 8.5 या 9, राइटिंग में और स्पीकिंग में लेने पड़ेंगे 7.5 इंस्टेड ऑफ 7, और रीडिंग में आपको लेने पड़ेंगे 8.5 इंस्टेड ऑफ 7। तो अगर आप लिसनिंग में 8.5 ले लो, रीडिंग में 8.5 ले लो, और राइटिंग में और रीडिंग में 7.5 7.5 ले लो, तो आपका कैनेडियन लेवल बेंचमार्क बन जाएगा 10 इन ऑल द 4 सेक्शंस, और आपको 29 ईच सेक्शन की जगह मिल जाएंगे 32 पॉइंट्स ईच सेक्शन अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं, और अगर आप अकेले आ रहे हैं एज अ सिंगल एप्लीकेंट आप आ रहे हैं तो आपको 34 पॉइंट्स मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ 31 पॉइंट्स। तो आपके 12 पॉइंट्स बढ़ सकते हैं सिर्फ अपना आईएल्स में स्कोर थोड़ा सा बढ़ा के। और यार जो लोग 460, 462, 465 पे अटके हुए हैं, अगर उनको 12 पॉइंट्स और मिल जाएं तो पक्का इनवाइट आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। अब अगर हम आईएल्स की बात करें तो मैंने आईएल्स दिया था 2016 में, जब हमने अपना कनाडा का पीआर प्रोसेस स्टार्ट किया था, एंड आई स्कोर्ड CLB 10 इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स। आई स्कोर्ड आईएल्स बैंड 9 इन रीडिंग एंड लिसनिंग, 7.5 इन स्पीकिंग एंड 7.5 इन राइटिंग। अब 7.5 अगर आपका स्पीकिंग में और राइटिंग में बन जाता है, दैट्स इनफ टू गेट CLB 10 एंड दैट वाज माय टारगेट। तो रीडिंग में और लिसनिंग में आई हैड द कॉन्फिडेंस कि CLB 10 बन जाएगा, बिकॉज आई एम अ एविड रीडर और मैं बहुत रीड करती रहती हूँ, तो रीडिंग वॉज नेवर एन इशू विद मी। वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया था। बात करते हैं स्पीकिंग की और राइटिंग की। आई नो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, उनके लिए सबसे मुश्किल पार्ट था राइटिंग, कि राइटिंग में यार 6.5 ही बनता है, 7 तक भी नहीं आता, जो कि 8,777 मैजिक नंबर में चाहिए, और हम यहाँ बात करें 7.5 स्कोर करने की राइटिंग में। एंड सेम गोज विद स्पीकिंग। स्पीकिंग में यार हमें इंग्लिश कितनी अच्छी बोलनी आती हो, कुछ भी हो, बट जब हम एक एग्जाम एनवायरमेंट में होते हैं तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, फिलर्स बीच में आ जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाते हैं, वोकैबुलरी भूल जाते हैं, तो जिससे 7.5 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आई एम वेरी श्योर स्पीकिंग का फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों को इशू नहीं होगा। अब मेरे क्या क्या चैलेंजेस थे स्पीकिंग में 7.5 अचीव करने के लिए? एक चीज़ तो था कि मेरा लिस्पिंग का प्रॉब्लम है। मैं जब भी कोई भी ऐसा साउंड बोलती हूँ जिसमें एस वर्ड आता है, उसके साउंड एफ ही निकलती है। दैट इज द फॉल्ट आई हैव बाय बर्थ। दैट्स द चैलेंज आई हैव, दैट आई हैव लिस्पिंग प्रॉब्लम। फिर मुझे एक तो ये ध्यान रखना था कि यार मैं स्पीकिंग के टेस्ट में कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ जिसमें एस साउंड आता है, तो मैं उसको बहुत ध्यान से बोलूं कि सामने वाले को ऐसा ना हो कि यार मैं बोल रही हूँ फॉक्स और उनको सुनाई देगा फॉक्स। दूसरा चैलेंज था मेरा रेट ऑफ स्पीच। आई स्पीक वेरी फास्ट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ कम्युनिकेट करते हुए थोड़ा सा ट्रबल होता है कि उनको समझ में ही नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ इतने कम टाइम में, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो मुझे ये भी ध्यान रखना था कि इस पर्टिकुलर स्पीकिंग टेस्ट में मेरा रेट ऑफ स्पीच थोड़ा कंट्रोल में हो, ताकि एग्जामिनर मुझे समझ पाए। अब 2 टिप्स तो आपको मिल ही गए हैं कि अगर आपकी भी कोई ऐसी साउंड की प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगता है कि आप कोई साउंड बोलते हैं और सामने वाले को कुछ लगती है, तो आपको उन वर्ड्स को थोड़ा केयरफुल बोलना है और अपना रेट ऑफ स्पीच इतना कंट्रोल में रखें कि एग्जामिनर को आपकी बात समझ में आए। वो यहाँ पे आपकी एक्सेंट या आपका रेट ऑफ स्पीच, क्या बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहे हो, ये सब कुछ चेक नहीं कर रहे यार। वो ये चेक करें कि जब आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओगे, वेदर यू विल बी एबल टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तीसरी मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी कोई बहुत फैंसी इंग्लिश नहीं है, वो अभी भी है, क्योंकि मेरा कोई कॉन्वेंट स्कूल का बैकग्राउंड नहीं था कि यार हम लोग स्कूल में इंग्लिश में ही बात करते हो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। दो ठीक है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश में, बट इंग्लिश तो सबकी इंग्लिश में होती है यार। बट येस,
ऐसा नहीं था कि हम लोग इंग्लिश में बात करते तो इंग्लिश का बड़ा फ्लो है, एक्सेंट बड़ी अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा ना हो कि मेरा एक्सेंट वैक्सेंट का उनको प्रॉब्लम लगे। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दे आर नॉट चेकिंग योर एक्सेंट, दे आर नॉट चेकिंग योर फ्लो ऑफ स्पीच, दे आर जस्ट चेकिंग वेदर यू स्पीक इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट और आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे ध्यान रखनी थी स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए। तो कुछ टिप्स जो मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, बी टॉकेटिव, डोंट बी टैसिटर्न, नॉन कम्युनिकेटिव। आप बात ही नहीं करते हैं ज़्यादा, आपके आंसर्स इतने छोटे हैं कि उन आंसर से अगले क्वेश्चन ही नहीं निकल सकते हैं। बिकॉज जो एग्जामिनर्स है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसके ऊपर एक आंसर देते हो, उसी आंसर से वो एक दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं एंड दे ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर। अब अगर आपके आंसर्स क्लोज्ड एंडेड होंगे, येस नो में होंगे, मोनोसिलेबल्स होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो एग्जामिनर को बहुत हार्ड टाइम होने वाला है आपको चेक करने में, आपकी इंग्लिश को जज करने में। तो उनको पूरा पूरा मौका दीजिए आपकी इंग्लिश को चेक करने का, जिसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। ये टिप मैंने यूज की थी कि जब मुझसे क्वेश्चन स्पीकिंग मॉड्यूल में पूछे गए थे, मैंने इतना बोला था कि हर बार मुझे एग्जामिनर नहीं रोका था कि दैट्स इनफ एंड दे आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना कंफर्टेबल वो होंगे आपको चेक करने में, और क्योंकि आप उनको बहुत सारा कंटेंट दे रहे हो आपको चेक करने के लिए, तो अगर आपकी 2-3 मिस्टेक्स हो भी गई हैं तो आपके लार्ज कंटेंट की वजह से वो कवर अप भी हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। उसमें अगर आप 2 मिनट से पहले रुक गए तो वो पाप होगा, तो आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जब वो एक अलार्म क्लॉक लेकर बैठते हैं, तो जब तक वो अलार्म क्लॉक बच नहीं जाती उस टॉपिक के ऊपर बोलते रहिए। अब सम पीपल कैन से कि यार हमारे पास तो किसी टॉपिक पे 2 मिनट तक बोलने के लिए तो कंटेंट ही नहीं होता है, देन दैट्स ओके। दे आर नॉट चेकिंग योर जनरल नॉलेज, योर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और अबाउट एनी टॉपिक, दे जस्ट वांट टू चेक योर इंग्लिश। तो इसलिए अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2 मिनट तक नहीं बोला जाता तो उस टॉपिक को किसी और टॉपिक से या किसी और चीज से रिलेट कर दो और फिर उसके बारे में बोलने लग जाओ। आइडिया है कि आपको 2 मिनट तक बोलते रहना है, ये नहीं है कि आपको उसी टॉपिक पे 2 मिनट के लिए बोलना है। आपको बोलना है और बहुत बोलना है। दूसरी चीज, यार कुछ 20-25 वर्ड्स इंग्लिश के बड़े फैंसी से, नॉट बड़े मुश्किल से, बट थोड़े से फैंसी से याद कर लो। ये आपकी स्पीकिंग में भी काम आएंगे और आपकी राइटिंग में भी काम आएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 200 वर्ड्स इंग्लिश के याद कर लो और उनको राइटिंग में यूज करना और स्पीकिंग में यूज करना, तो बिलीव मी आप शायद 200 वर्ड्स याद कर लोगे, बट एग्जाम के दिन आपको उन 200 वर्ड्स में से एक वर्ड भी याद नहीं आएगा यूज करने के लिए, बोलने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान इतने शॉर्ट टाइम में, लाइक मान लो आपका 1 महीने बाद आइल्स है, 2 महीने बाद आइल्स है, 200 वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में इतनी जल्दी ला नहीं सकता है। तो 20 वर्ड का टारगेट बनाइए, लेकिन वो 20 वर्ड्स इतने अच्छे से ऐसे याद कीजिए और वो चुनिए जो अपने डे टू डे लैंग्वेज में बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े नेचुरली ला सके। दैट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग। आई थिंक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिएगा, दैट्स अ मेन थिंग। अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी, आपने आंसर्स छोटे दिए, आपने अपनी बहुत ज्यादा नॉलेज झाड़ने की जरूरत करी और फिलर्स किए इस वजह से, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना ये फिलर्स जब आते हैं तो ये फिलर्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम या तो वोकैबुलरी ढूंढ रहे होते हैं या आगे क्या बोले कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं या हमें पता नहीं होता अब आगे क्या बोले। ये तब आएगा जब अपनी वॉइस को या आप अपनी कंटेंट को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। अगर अपने कंटेंट को बड़ा सिंपल रखोगे, जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो और कुछ भी बोल देते हो और आपको सोचना नहीं पड़ता आइडियाज के लिए, अगर आप इतना सिंपल अपना कंटेंट रखोगे तो ये फिलर्स का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो अपने आंसर्स को उतना सिंपल रखिए जितना सिंपल आप रख सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे, नेचुरल भी लगेंगे। फेक एक्सेंट का ट्राई मत कीजिएगा, थोड़े से अच्छे वर्ड्स बीच में डाल दीजिएगा और लंबा लंबा बोलिए। यू विल बी एबल टू क्रैक स्पीकिंग सेक्शन। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में भी 7.5 लेना है। राइटिंग में मैंने ये नोटिस किया है कि क्यों लोगों के नंबर नहीं बन पाते, क्योंकि राइटिंग टास्क जब मिलता है तो 2 क्वेश्चंस होते हैं। अब एक एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत सारी चीजें पूछी होती है यार, अगर आप उनको ब्रेक डाउन करो ना तो 4 या 5 चीजें पूछी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे पूछा होगा राइट एन एसे ऑन अ लाइब्रेरी इन योर कम्युनिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ फिक्शन बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स दैट लाइब्रेरी हैज एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी द चिल्ड्रन हैव एंड व्हाट इज योर फेवरेट फिक्शन बुक। अब आपको लगेगा ये लाइब्रेरी के ऊपर एसे लिखना है
और आप लिखना शुरू कर दोगे। और जब आप एक्चुअली भी लाइब्रेरी के ऊपर ऐसे खत्म करोगे ना, तो जब आप उसके ऊपर दोबारा जाओगे तो आपको ध्यान आएगा कि यार शायद आप चिल्ड्रन वाला टॉपिक मिस कर गए हैं, कि चिल्ड्रन के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, या अपनी फेवरेट फिक्शन बुक के बारे में बताना भूल गए हैं, या आपने फिक्शन को तो कवर कर दिया है बट साथ में कहीं छोटा सा उन्होंने ये लिखा था फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, तो आप नॉन फिक्शन को बताना भूल गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइटिंग टास्क में आती है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उस सारे पॉइंट को टारगेट नहीं करते हैं, हम लाइब्रेरी को टारगेट करके उसके ऊपर लिखने लग जाते हैं। तो राइटिंग के लिए सबसे पहला टिप ये है कि आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में चीजें कितनी पूछी गई हैं, और हर उस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस कीजिए। अगर आपने उसमें से एक भी चीज छोड़ दी तो डेफिनेटली आपके 7.5 भूल जाइए, 7 भी नहीं बनेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। तो दिस इज वन टिप। अनदर इज राइटिंग इज द ओनली मॉड्यूल जिसमें वो आपकी स्पेलिंग चेक करते हैं कि आप स्पेलिंग्स में कितने गुड हैं। तो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक राइटिंग में मत कीजिए। अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिसकी स्पेलिंग पे आपको डाउट है तो उसको रिमूव ही कर दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी और वर्ड से, सिंपल वर्ड से, बट स्पेलिंग मिस्टेक एक भी नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं कर सकते आप। ना तो आप स्पीकिंग में कर सकते हो ना आप राइटिंग में कर सकते हो। तो ग्रामर भी आप अपनी सिंपल रखिए यार, अब जिसमें अगर आप थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर देंगे ग्रामर का कि एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को मिक्स कर देंगे, कुछ वेरी वेरी लिखने की बजाय हर सेंटेंस में कुछ स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स यूज कर लेंगे, कुछ ब्यूटीफुल सेंटेंसेस लिख देंगे rather than like there are two options the government has को करके गवर्नमेंट शुड हैव टू ऑप्शंस, कुछ रीफ्रेस करके कि सारे सेंटेंस सेम नहीं होने चाहिए कि आपने हर सेंटेंस को देयर से शुरू कर दिया, हर सेंटेंस में वेरी लगा दिया। तो जब आप रीड करेंगे ना पैसेज तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने सारे वर्ड्स रिपीट यूज किए। एक ही पैसेज में आपने बहुत बार वेरी लिख दिया, या एक ही पैसेज में आपने बहुत बार देयर लिख दिया, एक ही पैसेज में आपने 2-3 एडवर्ब्स बहुत सारे यूज कर दिए, तो ये डेफिनेटली आपके स्कोर को डाउन कर देगा। तो ये अनदर टिप है कि आप राइटिंग के टास्क में अपने आप को बहुत सारा टाइम दीजिए पैसेज को रीफ्रेस करने के लिए और दोबारा से चेक करने के लिए। हम क्या सोचते हैं यार 1 घंटा मिला है, फॉर एग्जाम्पल 2 पैसेजेस हैं, आधे घंटे में दोनों कर देंगे, 15-15 मिनट में दोनों कर दीजिए और 15-15 मिनट टाइम लगाइए उनको चेक करने के लिए। अब आप बोलोगे यार ये तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं किया। राइटिंग टास्क को हमेशा पेंसिल से कीजिए, पेन से नहीं, क्योंकि जब आप 15 मिनट लगाकर उसको चेक करोगे ना तो कई बार आपको लगेगा कि यार ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, इस पर्टिकुलर वर्ड की जगह मैं अगर ये वर्ड लगाऊंगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, या इस लाइन को मैं रिफ्रेस करके ऐसे लिखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जब राइटिंग का पेपर दिया था अपना तो मैंने बहुत बार रब कर करके उसको रिफ्रेस किया था, लिखा था। 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मैंने पकड़ी थी जो अपनी ठीक करी थी, और एक स्पेलिंग में मुझे डाउट आया था तो मैंने उसको चेंज किया था। तो राइटिंग में ना दोबारा अपने पैसेज को पढ़ना और उसको इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है यार। अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, ग्रामर में मिस्टेक नहीं है और आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं ना, तो 7 तो आप ऐसे ही ले जाओगे विदाउट एनी डिडक्शन। और थोड़ा सा अगर आपने अच्छे वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपने स्पीकिंग के लिए याद किए थे, उनको बीच में इनकलकेट कर दिया है, और एक्टिव पैसिव का, एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब्स का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाकर अपने पैसेज लिखा है, 7.5 का यार आप लोग 8 भी ले जाएंगे। तो ये थे राइटिंग और स्पीकिंग के टिप्स। और अब रह गया लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग के लिए भी आपको अगर ऐसे कुछ क्विक टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए या इंस्टाग्राम पे बताइए, और मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो बनाने की उसके ऊपर। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, हमसे मिलिए अगली वीडियो में, बाय बाय।